नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। दोस्तों, भारत में इस समय उपराष्ट्रपति का चुनाव चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने कहा है कि चुनाव में व्यक्तिगत हमले नहीं होने चाहिए, लोकतंत्र की गरिमा जो है वो बनी रहनी चाहिए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें नक्सल समर्थक कहकर संबोधित किया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इतने ऊंचे संवैधानिक पद पर भी राजनीति जो है वो होना सही है? इस प्रकार की बयानबाजी जो है वो उचित है? क्या लोकतंत्र केवल सत्ता का संघर्ष है या यह मूल्यों और मर्यादाओं का भी संघर्ष है? आज के टॉपिक पर हम इस पूरे मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि राजनीतिक दृष्टिकोण से, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से यह टॉपिक जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाइएगा। पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने विचार को जो है वो कमेंट के माध्यम से हम तक साझा कीजिएगा। दोस्तों, चैनल आपका है और आपके सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और इस चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिएगा। दोस्तों, भारत में वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। संविधान में इसके प्रोविजन की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 71 तक इसके बारे में चर्चा की गई है। राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में उपराष्ट्रपति जो है एक जिम्मेदार पद है। अगर प्रेसिडेंट अनुपस्थित है या प्रेसिडेंट का पद खाली है तो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ही काम करता है। इसका मतलब है कि वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ एक सेरेमोनियल पोस्ट नहीं है बल्कि एक लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच का बैलेंस बनाने वाला भी पद है। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वह केवल एक टाइटल नहीं है, एक उपाधि नहीं है। यह लोकतंत्र के स्तंभों को मजबूत रखता है और यही वजह है कि चुनाव प्रक्रिया बहुत गंभीर और सम्मानजनक जो है वो होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं कि क्या इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी नक्सल समर्थक हैं, और ये पूरे मामले को हम समझना जो है वो चाहेंगे, पूरे मामले को हम जानना चाहेंगे। दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वह लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा सेक्रेट बैलेट के माध्यम से होता है। इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है वो लागू किया जाता है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सीधे विनर को जो है वो नहीं चुन सकती है। सांसद के वोट्स का कॉम्बिनेशन तय किया जाता है। तो मतलब यह है कि यह इलेक्शन सिर्फ पॉपुलैरिटी की लड़ाई नहीं है बल्कि यह इलेक्शन स्ट्रेटजी, अलायंस और डिग्निटी का जो है वो लड़ाई है। अब करंट की अगर हम बात करें तो इस बार अपोजिशन ने सुदर्शन रेड्डी को कैंडिडेट बनाया है, जिनकी तस्वीर आपको आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है। इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू होने पर होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनके बारे में कहा कि यह नक्सलियों के समर्थक हैं। तो इसके जवाब में सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि देखिए, कोई भी पर्सनल अटैक जो है वो मत कीजिए और इलेक्शन की एक डिग्निटी जो है, एक मर्यादा जो है वो बनी रहनी चाहिए। अब आपको सोचना होगा दोस्तों कि ये वही सिचुएशन है जैसे कि आपके घर में कोई बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति जो है वो चुना जा रहा है और वहां छोटे छोटे झगड़े जो है वो शुरू हो जा रहे हैं। और यह केवल सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि व्यक्तिगत और वैल्यू की भी जो है वो परीक्षा है। तो इस पूरे विवाद में सबसे बड़ी सीख यही है कि राजनीति में भाषा का स्तर और गरिमा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के उम्मीदवार पर पर्सनल अटैक और आरोप प्रत्यारोप लगे तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का जो एक इमेज है वो भी जो है वो प्रभावित होगा। सुदर्शन रेड्डी का जो ये कहना है कि पर्सनल अटैक ना किया जाए और पद की गरिमा जो है वो बनाई रखी जाए, यही लोकतंत्र की असली ताकत है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें दोस्तों तो पॉलिटिक्स केवल जीत हार का खेल नहीं है। लोकतंत्र में वैल्यू, नैतिकता और रेस्पेक्ट भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। अगर पॉलिटिकल लीडर्स गरिमा नहीं रखेंगे तो जनता में ट्रस्ट और जनता में रेस्पेक्ट जो है उस नेता के प्रति गिर जाएगा। जैसे कोई ऑफिस में बॉस जो है अगर कर्मचारी के ऊपर पर्सनल अटैक करना शुरू कर दे तो ऑफिस का माहौल खराब हो जाता है। वही बात अगर हम बात करें तो देश की राजनीति पर भी लगता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि अमित शाह ने यह बयान क्यों दिया, अमित शाह ने इन्हें नक्सल समर्थक क्यों कहा।
दोस्तों इसके लिए हमें सन 2011 में चलना होगा। सन 2011 और सलवा जुडुम के ऊपर एक फैसला आता है। सलवा जुडुम क्या है दोस्तों? सलवा जुडुम के लिए हमें भारत के एक राज्य जिसका नाम है छत्तीसगढ़, वहां चलना होगा। दोस्तों छत्तीसगढ़ में एक राज्य समर्थित अभियान चल रहा था, जहां आदिवासी युवकों को एसपीओ बनाया जा रहा था। एसपीओ यानी कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर की तरह जो है नियुक्त किया जा रहा था, और उन्हें कोया कमांडो के नाम से जाना जाता था, जिनका उद्देश्य यह होता था कि यह नक्सलियों के साथ लड़े। लेकिन इसमें मानवाधिकार के उल्लंघन के बारे में बात आने लगी, नागरिकों का शोषण होने का आरोप लगने लगा, और 2011 में यही उस समय जज थे, जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी सर्वोच्च न्यायालय में जज थे। और सर्वोच्च न्यायालय में जब इनके पास ये याचिका आई, तो उन्होंने इस अभियान को जो है इन्होंने असंवैधानिक घोषित कर दिया, और आदिवासी युवकों को हथियारों को से मुक्त करने का जो है वो निर्देश दिया। अब अमित शाह इसी बात को लेकर यह कहते हैं कि यह सुदर्शन रेड्डी जी जो है वह नक्सलियों के समर्थक हैं। इन्होंने कहा कि जब सलवा जुडुम के ऊपर अगर 2011 में सुदर्शन रेड्डी जो है अगर रोक नहीं लगाते, तो अगर इस पर कोई फैसला नहीं आता, तो नक्सलवाद का खात्मा सन 2020 तक ही जो है वो हो चुका होता। अमित शाह बार बार तर्क दे रहे हैं कि नक्सलवाद के खिलाफ जो सुदर्शन रेड्डी का जो फैसला आया, जो निर्णय आया, इस निर्णय ने नक्सलवाद को और ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। इसलिए कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल रूप से जो है यह नक्सलवाद के सपोर्टर है, ऐसा अमित शाह जो है वो कह रहे हैं। यानी कि एक बात और भी अगर हम बात करें तो राजनीति रूप से देखें तो अमित शाह का यह भी कहना है कि कांग्रेस ने जो है वह वामपंथियों के दबाव में यह इन्हें जो है वो कैंडिडेट बनाया है। और इस बयान का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को जो है एक मोरल और आइडियोलॉजिकल संघर्ष के रूप में जो है वह प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और थोड़ा सा हम समझते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में अगर हम बात करें तो हमने कहा अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 71 तक जो है वह वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति के बारे में जो है वो पूरी की पूरी व्याख्या की गई। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए पहले एक निर्वाचक मंडल की लिस्ट बनती है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और नामित जो सांसद होते हैं वो शामिल होते हैं। राज्यसभा में अगर हम बात करें तो राज्यसभा में टोटल 233 निर्वाचित सदस्य और 12 नामांकित जो भी सदस्य होते हैं वह इसके मेंबर होते हैं। लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में 543 जो है वह सदस्य है। आइए एक बार हम देखते हैं कि किस प्रकार से पूरा का पूरा चुनाव जो होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं, और समझते हुए हम लोग पूरा हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि ये पूरा का पूरा जो चुनाव होता है, इस चुनाव में अगर हम देखें तो प्रक्रिया, तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया अगर हम बात करें तो नामांकन दाखिल किया जाता है, जिसमें कि एनडीए की तरफ से और इंडिया ब्लॉक की तरफ से जो है वह कैंडिडेटों को नामांकित किया गया है, और इसके लिए 20 प्रस्तावक चाहिए, 20 समर्थक चाहिए। नामांकन की जांच की जाती है, नाम वापसी की तिथि रखी जाती है, सांसदों के द्वारा मतदान किया जाता है, और ये सांसद लोकसभा या राज्यसभा के जो है वो सदस्य होते हैं। ठीक, फिर मतगणना की जाती है और परिणाम की जो है वो घोषणा की जाती है। उपराष्ट्रपति के अधिकार और कार्य के बारे में अगर हम बात करें तो वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह काम करता है। राष्ट्रपति चुनाव में इसकी भूमिका यह है कि वो संवैधानिक गरिमा और संतुलन बनाए रखने का जो है वो काम करता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के बारे में ये जानकारी है, जिसमें अगर हम बात करें तो 2011 में सुप्रीम कोर्ट के पद से ये सेवानिवृत्त जो हैं हुए हैं, और 2007 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो हैं वह नियुक्त हुए थे। यह कुछ जानकारी इनके बारे में है। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव 2025 अगर होता है तो हम ये कह सकते हैं कि इस समय एनडीए जो है ये बहुमत में है। संसद में जो मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें तो लोकसभा में 542 सांसद हैं, एक सीट खाली है, कुल 543 सीट है। राज्यसभा के बारे में अगर हम बात करें तो राज्यसभा में 240 सांसद है, 5 सीट खाली है, 245 कुल सीट है। राजनीतिक गठबंधनों की मौजूदा स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो एनडीए के पास 422 जो है वो सांसद है, और इंडिया गठबंधन के पास 312 सांसद है। बहुमत से अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन के पास 79 सांसद जो हैं वो कम है,
और बहुमत से अगर हम बात करें तो एनडीए के पास अगर हम देखें तो 31 सांसद ज्यादा है, 48 सांसद किसी भी गठबंधन के सदस्य नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या की बात करें तो कुल संख्या जो है वह 788 कुल संख्या है। और मौजूदा समय में हमने जैसे कहा कि राज्यसभा में 5 सीट खाली है और लोकसभा में 1 सीट खाली है। यानी कि अगर हम बात करें तो कुल इसमें से अगर हम 6 माइनस कर देते हैं तो 782 इस समय सांसद जो है इनकी संख्या है। तो इस तरह उपराष्ट्रपति के चुनाव की जीत के लिए अगर हम बात करें तो 391 सांसदों का समर्थन जो है वो जरूरी है। यानी कि 50% अगर हम बात करें तो आवश्यकता है। अब चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को उपराष्ट्रपति के चुनाव को जो है क्या तारीख ऐलान कर दिया है। अधिसूचना 7 अगस्त को जो है वो जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन शुरू हो चुका है और आखिरी डेट जो है वो 21 तारीख को पूरा हो चुका है। 25 अगस्त को जो है वो कैंडिडेट के पास समय है कि वो नामांकन वापस लेना चाहे तो ले सकता है। और उम्मीदवार को कम से कम 20 सांसदों का प्रस्तावक के रूप में और 20 सांसदों का समर्थक के रूप में जो है वो समर्थन चाहिए। अब चुनाव में केवल बात करें तो सांसद मतदाता होते हैं और इसलिए प्रचार समिति के दायरे में जो है पूरा का पूरा मामला होता है। उम्मीदवार और उनके समर्थक दल प्रचार में जो है वो शामिल होते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है। अब जो भी सांसद जाएगा वो मत पत्र में जो है वो प्रत्याशियों की प्राथमिकता के हिसाब से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पर टिक करेगा। वोटिंग तब होगी जब एक से अधिक उम्मीदवार मैदान में होंगे। अगर एक उम्मीदवार वापस नाम ले ले तो फिर उन्हें निर्विरोध जो है वो चुन लिया जाता है। ठीक, तो ये पूरी कंडीशन हमें जो है वो देखने को मिल रही है। आगे हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए चीजों को और भी हम समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। अब उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो 4 जरूरी योग्यताएं होती हैं, सबसे पहला कि वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 साल उम्र होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर जो है वह नहीं होनी चाहिए। ये सारी है। राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उपराष्ट्रपति उनका काम संभालते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है और इन्हें 5 साल के लिए चुना जाता है। तो कार्यकाल पूरा होने के बावजूद उपराष्ट्रपति नए उपराष्ट्रपति चुने जाने तक पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति के ना रहने पर, बीमारी या किसी और वजह से काम ना कर पाने पर उपराष्ट्रपति ये जिम्मेदारी संभालते हैं। राष्ट्रपति के निधन, पद छोड़ने या किसी और वजह से राष्ट्रपति पद खाली होने से लेकर चुनाव होने तक राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। इस दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और अधिकार हासिल है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में बहुमत के जरिए पारित प्रस्ताव के पद से हटाया जा सकता है और इसमें लोकसभा की सहमति भी जरूरी है। तो ये कुल जानकारी रही दोस्तों, जिसमें कि हमने चर्चा किया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कैसे कैसे कार्य होते हैं। लेकिन साथ में हमने ये भी बात किया कि क्या किसी उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट के ऊपर इस प्रकार से टीका टिप्पणी करना सही है, संवैधानिक दृष्टिकोण से सही है कि नहीं है, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से सही है कि नहीं है, राजनीतिक दृष्टिकोण से सही है कि नहीं है, ये आप बताइए कमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होंगी। तो फिर कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को हम तक पहुंचाइए और अपना ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।